तारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। किसान बिल पर संसद से सड़क तक घमासान बढ़ता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। कृषि बिल को लेकर संसद से सड़क तक घमासान, राष्ट्रपति से गुहार लगाने पहुंचा विपक्ष। सत्र के 8 दिन पहले ही राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फैसला। ड्रग केस में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिमोन खंबाटा को भी सम्मन जारी, एनसीबी करेगी पूछताछ। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, अस्पतालों में भरा पानी, कामकाज बुरी तरह प्रभावित। चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, सड़कों पर उतरी जनता, लगे गो बैक चाइना के नारे। किसानों से जुड़े तीनों बिल संसद के दोनों सदनों में पास तो हो गए, लेकिन इस दौरान राज्यसभा में जो कुछ हुआ उससे संसद की गरिमा तार तार हुई है। एक तरफ संसद में विपक्ष अड़ा है तो दूसरी तरफ सड़क पर किसान खड़ा है। उनके सरकार से किसान बिल को लेकर तमाम सवाल हैं। सरकार जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बिल के विरोधी संतुष्ट नहीं हैं। क्या हैं सवाल और क्या हैं जवाब, और इनके बीच क्यों है मतभेद, इसी पर करेंगे मंथन। तो किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में छिड़ी जंग अब भी जारी है। जहां विपक्ष इस बिल को वापस राज्यसभा में लौटाने और फिर से वोटिंग कराने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके तीनों किसान बिल पर तनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। भले ही किसानों से जुड़े 3 बिल संसद के दोनों सदन में पास हो गए, लेकिन इस पर सियासत अब जोरों पर है। विपक्षी पार्टियां अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस बिल पर दस्तखत नहीं करने की अपील कर रही हैं। इस सिलसिले में विपक्ष के बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की है। राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूंकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून हिंद भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए और थ्रू प्रॉपर रूट में आ जाए, और उसमें चर्चा के साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स भी लाए जाएं, रेजोल्यूशन पे दोबारा वोटिंग हो जाए। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले संसद परिसर में सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हाथ में प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया। संसद सत्र का बहिष्कार कर रहा विपक्ष किसान बिल को धोखा बता रहा है। मंगलवार को विपक्ष ने किसान बिल के विरोध में संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही के बहिष्कार का ऐलान किया था। विपक्ष किसान बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से सरकार के इनकार और राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहा है। आज का ये मार्च इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए था कि देश के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात मत करो, ये काला कानून वापस लो, और जो तुमने इस कानून के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया है और पूंजीपतियों के हाथ देश के किसानों को गिरवी रखा है, ये कानून हमें मंजूर नहीं है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन विधेयकों को पुनः संशोधित रूप में लाएं, जिससे जो जनता का, किसानों का, मजदूरों का गला घोंटा गया है, उनको राहत मिल सके। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसान बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी ही होगी। हमने जो बाइकआउट किया है, हमने कहा कि जो एमएसपी है, वो जो प्राइवेट परचेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो खरीदेंगे किसान से, उन पर एमएसपी लागू होना चाहिए।
एमएसपी से नीचे वो खरीद नहीं सकते किसान से। दूसरा, स्वामीनाथन का जो फार्मूला है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, वह है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टेट एजेंसियां भी हैं जो अनाज खरीदती हैं किसानों से। ये दोनों एजेंसी के लिए भी फूड का एमएसपी लागू होना अनिवार्य है। उधर किसान बिल के विरोध में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में सड़क पर उतरे। ट्रैक्टर पर सवार सिद्धू के इस जुलूस में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। 5 लाख मंडी ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ 30,000 ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਦਨਾਮ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। उधर बीजेपी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब किसान धोखे में नहीं आएंगे। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। ये वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने किसानों के हित के लिए इतना सोचा। मोदी जी का तो सपना ही है कि किसान की आय को दुगना करना है। उनको जब ये स्थिति, वस्तु स्थिति की जानकारी मिलेगी तो मैं 100% मानता हूं कि किसान इस बिल का समर्थन तो कर ही रहे हैं। बाकी जगह तो सभी दूर हो रहा है, कुछ एक दो जगह है तो पर उन किसानों को भी ये जब बिल की पूरी यथास्थिति मालूम पड़ेगी तो वो भी 100% इसके समर्थन में आएंगे। कुल मिलाकर किसान बिल के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार दावा कर रही है कि ये कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाएगा, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये बिल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करने और निजी कंपनियों को उनके शोषण का लाइसेंस देने के लिए लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। वैसे तो इस बार के संसद सत्र में इस तरह के आंदोलन की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 3 किसान बिल जब सरकार ने पेश किया तो विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा आ गया और ये मुद्दा सीधे संसद से, सड़क से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा और जो संसद राज्यसभा से सस्पेंड किए गए हैं सांसद, वो धरने पर बैठे। उपसभापति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंचे, जिसका उन्होंने बहिष्कार किया। बहुत बड़ा ड्रामा निकल कर आया इस 3 किसान बिलों के पेश होने के बाद। और जिस तरीके से विपक्ष अड़ा हुआ है और सरकार भी अड़ी हुई है, जाहिर सी बात है कि स्थिति तनातनी की है। लेकिन आज इसी बीच राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई और लोकसभा भी आज स्थगित कर दी जाएगी। तो आज जाहिर सी बात है कि 8 दिन पहले संसद जो टोटल शनिवार रविवार को भी जारी थी, टोटल 18 दिनों तक संसद को चलना था। ऐसे में 8 दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आज इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस नेता नीरज डांगी जी, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हरीश राय डांडा और किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल सुधांशु जी से ले रहा हूँ। सुधांशु जी, एमएसपी को लेकर के इतना बवाल हुआ, विपक्ष ये मांग कर रहा था, किसान संघ के तमाम लोग ये मांग कर रहे थे, किसान नेता मांग कर रहे थे कि जो बिल आया उसमें ही ये फंडामेंटली एडेड होना चाहिए था कि एमएसपी किसानों का अधिकार है और एमएसपी से सरकार कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। और सरकार ने हालांकि घोषणा किया कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, लेकिन बिल में लिखित में ये नहीं आया। मैं इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहूँगा। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बिल में ही अगर इस लाइन को ऐड कर दिया जाता तो क्या नुकसान था? पहले भूपेंद्र जी आपको जरा कुछ कहना चाहता हूं जी कि इस बिल से पहले एपीएमसी एक्ट जो है वो लागू है जी, है ना। एपीएमसी एक्ट है, मंडी एक्ट जो है जिसको कहते हैं कि भाई मंडी में जो बेचा जाएगा।
अच्छा, ये कांग्रेस ने ही लेके आई थी बिल, तो मतलब एक्ट जो बनाया था। कांग्रेस से पूछिए कि उस एक्ट के अंदर एमएसपी का जिक्र है क्या? उसमें तो कोई जिक्र नहीं है। और आज जो है आप कहते हैं कि साहब एक्ट में जिक्र नहीं है। कमाल के भाई, आप अच्छा गप पूरा बुरा तो भाई तुमने जब कहा था उसमें तो कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। और सरकार ने घोषणा कर दी, स्पष्टीकरण कर दिया। क्यों एमएसपी क्या है? जब ये प्राइवेट कंपनियां कोई एमएसपी सरकार खरीदती है। आज भी जो है जब माल खरीदा जाता है तो जो मंडी है वो एमएसपी से नीचे भी वहां पे बेचा जाता है। सरकार जब खरीदती है तो एमएसपी पे खरीदती है, उसके अलावा जो नहीं बेचता सरकार को, चाहे कम बेचे चाहे ज्यादा बेचे। तो आज जो मुद्दा है वो वाकई एमएसपी का है ही नहीं, एक राजनीतिक मुद्दा है। और क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, चलिए राजनीति पे इसकी चर्चा करते हैं। पहले मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले एपीएमसी का जो है उसमें एग्जेम्पशन कहां दी गई थी? जानते कहां दी गई थी? पंजाब में दी गई थी। किसने दी थी? केंद्र सरकार कांग्रेस ने, राज्य सरकार कांग्रेस की पंजाब के अंदर। और उस एग्जेम्पशन का आज अनुभव क्या निकला है? पेप्सी जब लाई गई थी तो ये एग्जेम्पशन दी गई थी। पेप्सी कंपनी डायरेक्टली जो है किसानों से पंजाब में पोटैटो को, आलू को खरीदती थी। आज क्या अनुभव है? आलू की खेती वहां पे मुनाफा, मतलब वहां पे फायदेमंद हुई या वहां पे किसान का शोषण हुआ? जरा पहले जाके देखिए। इन सबसे कहिए, कांग्रेस के जितने या आम आदमी के जितने लोग हैं, इनसे कहना चाहता हूं, आप किसके साथ खड़े हैं? मैं बनिया हूं, आप मेरे साथ खड़े या मजदूर के साथ खड़े हैं? अब किसान के साथ खड़े, पहले तय कर दीजिए। किसान के हक में आप बात करना चाहते हैं या किसान के सुधांशु जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर एमएसपी की मांग के बाद सरकार ने एमएसपी के बारे में बयान दिया, गेहूं की कीमतें बढ़ा दी, जौ, चना, मसूर, सरसों जो है इन सब की कीमतें बढ़ाई सरकार ने, लेकिन अगर एक लाइन जुड़ जाता बिल में ही अमेंडमेंट के तौर पे कि एमएसपी किसानों का अधिकार है, एमएसपी जारी रहेगी, ये जो और भी मुद्दे हैं, लेकिन मेन जो ये मुद्दा है वो एमएसपी को लेकर के ही है। और बाकी जो मुद्दे हैं कि भाई किसान पूंजीपतियों के हाथ गिरवी हो जाएंगे, एसडीएम कितना किसानों का सपोर्ट करेगा, कितना उनके मसले पर ध्यान दे पाएगा। एसडीएम तो भाई बड़े लोगों की बात सुनेगा कि किसानों की बात सुनेगा। अब मंडी सिस्टम खत्म होने से जाहिर सी बात है कि किसान जो है एक तरीके से कहाँ जाएंगे, उनको किस तरीके से उनकी सप्लाई चेन बनेगी, तमाम चीज़ें हैं। जो है निजी कंपनियां किस तरीके से किसानों का शोषण करेंगी, कीमतों में अस्थिरता आएगी, महंगाई बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा की बातें हो रही हैं, आवश्यक वस्तुओं में कालाबाजारी की बातें हो रही हैं। ये सब तमाम विपक्ष के तर्क हैं सुधांशु जी। लेकिन सीधा आप हमसे सवाल करने के बजाय एक लाइन में जवाब बताएं कि अगर एमएसपी की बात को बिल में जोड़ दिया जाता तो दिक्कत कहां थी? उपेंद्र जी, पहली बात यह है, बिल की पृष्ठभूमि देख लीजिए। इससे पहले ऑर्डिनेंस इशू हुआ था जी। आज 6 महीने से ऑर्डिनेंस है देश में, आज ये कानून के तरह चल रहा है। अरे ये बात अगर आपको थी तो आज तक बता देते, क्यों नहीं कह दिया आज तक किसी ने? आज जब बिल पास होने की स्थिति है, देखिए कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से ये बिल रोक दो, क्योंकि ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ऑर्डिनेंस था, 6 महीने चला है। अरे अगर उसमें गलती थी, क्यों नहीं आज तक सड़क पे आ गए? क्यों नहीं किसी ने ये मांग रखी कि भाई ये ऑर्डिनेंस के अंदर ये कमी है, इसको बिल में जब लाएंगे तो इसको पूरा कर दीजिए। आज जब पास हो गया तो बहाना कोई निकालने के लिए भाई एमएसपी, क्योंकि एक्ट जब बनता है, एक्ट के जो प्रावधान है वो अलग परिप्रेक्ष्य के हैं, उस परिप्रेक्ष्य को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए लॉ मेकिंग में इसको रखने का अपनी एक चीज है। अच्छा, और जरूरत पड़ेगी तो हो ही जाएगा आगे। आज ये आखिरी हो गया, लेकिन 6 महीने तक चुप, ऑर्डिनेंस में बिल्कुल चुप, बहुत किसी को कोई बहुत वाजिब सवाल उठाया आपने। 6 महीने से ऑर्डिनेंस था और जाहिर सी बात है कि ऑर्डिनेंस को ही बिल के रूप में संसद में लाया गया कैबिनेट से पास करते हुए। नीरज जी, आपसे मेरा सवाल है कि अगर 6 महीना पहले सरकार ने ऑर्डिनेंस के रूप में इसे लागू किया था तो क्या विपक्ष इतना लापरवाह है कि विपक्ष ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया? तब भी किसानों का मुद्दा उठाया जा सकता था, बेहतर तरीके से अमेंडमेंट की मांग की जा सकती थी। अब 6 महीना बाद जब संसद में बिल पहुंचा तो इतना पुरजोर विरोध हुआ। अब चूंकि सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने एमएसपी की बात की, बयान दिया और जो है
किसानों की लागत मूल्य से मेरे पास जो डेटा है कि जो गेहूं पर किसानों की जो लागत आती है उसकी तुलना में एमएसपी 106% ज़्यादा मूल्य पर जो है किसानों से जो है खरीद होती है। जौ 65%, चना 78%, मसूर 78%, सरसों 93% और कुसुम जो है 50%। कुल मिलाकर के जो अभी तत्काल सरकार ने एमएसपी को लेकर रेट बढ़ाए हैं, गेहूं 50 रुपये, जौ 75 रुपये, चना 225 रुपये, मसूर 300 रुपये, सरसों 225 रुपये और कुसुम 112 रुपये। तो सरकार ने एक तरीके से मांग जो थी उसकी तरफ ध्यान तो दिया ही है। अब आज जो राष्ट्रपति जी के यहाँ जाना और उनसे बिल न साइन करने का निवेदन करना, अब इसका औचित्य कहाँ तक बचता है? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा जी कि जो बिल पास हुआ वो सर्वसम्मति से पास ही नहीं हुआ, क्योंकि सदन के अंदर परिस्थितियां इस तरह की थी कि इतनी जल्दबाजी दिखाई गई इस बिल को पास करने की। सभापति महोदय सुनने को तैयार नहीं थे। जब सुनने को तैयार नहीं थे, इसमें हमने डिवीजन की मांग की, डिस्कशन की मांग की, उस मांग को पूरी तरीके से उन्होंने अस्वीकार किया। जब अस्वीकार हुआ, सदन के अंदर हंगामा होना स्वाभाविक था। जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही थी, विपक्ष को सुना ही नहीं जा रहा था। विपक्ष में एक भी सांसद अगर खड़े होकर के वोट की मांग करता है तो संवैधानिक तौर पर उप सभापति महोदय को तुरंत उस मांग को पूरा करते हुए जो है वोटिंग की बात स्वीकार करनी चाहिए थी। सदन में जब परिस्थितियां विकट बनी, हंगामा हुआ, दोनों सदनों के अंदर कनेक्शन जो था वॉइस का वो कट गया, माइक नहीं चल रहे थे। कोविड की वजह से दोनों सदनों के अंदर कार्रवाई चल रही थी, लोकसभा चैम्बर में भी और राज्यसभा चैम्बर में भी। जी, राज्यसभा चैम्बर में बैठे हुए उप सभापति महोदय जो बोल रहे थे वो लोकसभा चैम्बर में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में सबसे पहले तो ये बिल पास ही नहीं हुआ है संवैधानिक रूप से, क्योंकि जब इसके अंदर पार्टिसिपेशन ही विपक्ष का और अन्य सांसदों का हुआ ही नहीं तो बिल किसके माध्यम से पास हुआ और किससे पास करवाया? सबसे पहली बात, 125 नियम के तहत हम लोगों ने मांग करी थी कि इस बिल के लिए जो है ये सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी जाए और फर्दर डिस्कशन किया जाए। उन तमाम बातों को अस्वीकार कर दिया गया। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात रखी, उसे गलत प्रारूप का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। अच्छा नीरज जी, संविधान कहाँ रह गया? सबसे बड़ी बात तो ये है। नीरज जी, और आज जो है नीरज जी, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है 2004 दिसंबर 2012 को। इसी बिल को लेकर के कपिल सिब्बल साहब संसद में बोल रहे हैं और वो जो बात आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वही बात कपिल सिब्बल जी संसद में खड़ा होकर बोलते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से 8 लेवल पे बिचौलिए होते हैं। जिस कृषि बिल पर आज कांग्रेस हंगामा कर रही है, जिसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है, वही 4 दिसंबर 2012 का सदन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप लोग सुनिए। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आए हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया अपनी प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं, जो दाम किसान को पेप्सी को 12, 1 किलो
एक आलू का मिलता है वो बाजार में 3 रुपया किलो, बाजार में 3 रुपया किलो, और मैक्सिको उसको 5.75 रुपया किलो देता है। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा, और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब हो जाता है। तो सीधे चलते हैं सोमनाथ भारती जी के पास, उनको कहीं जाना भी है, कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, आपका टेक क्या है इस पूरे मसले पे? जो विपक्ष आज हंगामा कर रहा है, जो बातें कपिल सिब्बल जी 2012 में बोल रहे थे, आज वही बात भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो लाइन बाय लाइन वही बातें बोल रही है। ये बड़ा अजीब सा संजोग होता है कि कल के डेट में जो बातें कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे, आज वही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है और उसको लागू कराना चाह रही है। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस हंगामा कर रही है, बात वही है। इसमें मतभेद कहां हो रहा है? उपेंद्र जी, सबसे मैं उस कंटेंट पे बाद में आऊंगा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्यसभा के अंदर भाजपा ने किया वो सब ने देखा। राज्यसभा के अंदर भाजपा की मेजॉरिटी नहीं है, तो जिस तरह से असंवैधानिक काम किया गया, जब विभाजन मत की मांग की गई तो उन्होंने किया नहीं, और बगैर मेजॉरिटी रखे जिस तरह से हंगामा करके असंवैधानिक तरीके से संसद की गरिमा को भंग करते हुए, मर्यादा को खत्म करते हुए बिल पास किया गया, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय काम किया है इन्होंने। दूसरी बात जो आप बात कर रहे थे कि भाई वो ऑर्डिनेंस था, मुझे समझा दे भाजपा के साथी, सीनियर साथी बैठे हुए हैं, कि ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? किसके विश को फुलफिल करना था भाजपा को, और ऐसा कौन सा अकस्मात मुसीबत क्रिएट हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? भाई, जब आपको पता है कि आपके पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा के अंदर, ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? और संसद तभी रिएक्ट करेगा जब संसद के पास मौका आएगा। जब आपने बिल पेश किया, संसद ने रिएक्ट किया। आज पूरा देश का किसान ये जानना चाहता है कि भाजपा क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। भाजपा की सरकार इतने बड़े बड़े वादों के साथ चुनी गई थी। माननीय संजय सिंह जी ने जिस तरह से राज्यसभा के अंदर अपनी बातें रखी, वो सबने देखा कि हम सब पीड़ित हैं, पूरा देश पीड़ित है। इस भाजपा सरकार ने सबको डसा, सबको धोखा दिया, चाहे स्टूडेंट्स हो, व्यवसायी हो, महिला हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सबको। और आखिरकार आज इन्होंने किसानों को भी ये उनको खत्म करने का पूरी प्लानिंग कर रखी है। एमएसपी जो वादा किया था, क्या हुआ उसका? आज अदानी और अंबानी के बनेंगे कोल्ड स्टोरेज। पूरा का पूरा देश अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नौकर बनेगा चंद लोगों का। यह मुसीबत है। ये काम किसके लिए कर रहे हैं? सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, पार्लियामेंट भी प्राइवेटाइज कर दो। भाई, एमटीएन हो, बीएसएनएल हो, सब प्राइवेटाइज हो गया। एयर इंडिया प्राइवेटाइज कर देंगे, ये अपना रेलवे प्राइवेटाइज कर देंगे, ये सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, और एक नए रंग का ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश पे कब्जा जमा लेगा। मैं तो देख के हैरान हो रहा हूं, इनके पास कितना बड़ा मौका था देश के अंदर। सोमनाथ जी, कि भाई इतना बड़ा बदलाव लेके आते। लेकिन सोमनाथ जी, आप क्या ये नहीं जानते हैं कि जो दुनिया के विकसित देश हैं वहां ट्रेनें भी प्राइवेटाइज हैं, एयरलाइन भी प्राइवेटाइज है। जो जितना गवर्नेंस छोड़ करके, आर्मी को छोड़ करके, पुलिस को छोड़ करके, लगभग तमाम चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइज हैं। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हमको भी, जब लिबरलाइजेशन आया था 1991 में, डंकेल प्रस्ताव आया था, तब कितना विरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि अगर ये लिबरलाइजेशन नहीं आया होता तो हम लोग तो कहीं के नहीं बचे होते। आपको नहीं लगता कि विकास की अपनी एक सतत प्रक्रिया है, उसमें बदलाव आता है, और बदलाव कई बार जरूरी भी होता है? चलिए, मैं जानना चाहता हूं, जो हमारे भाजपा के सीनियर साथी बैठे हैं जी, ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ी थी, इसका जवाब दे दे। सुधांशु जी, ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ी थी? एक सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे। अकस्मात जरूरत पड़ गई थी? उपेंद्र जी, मुद्दे पर चर्चा करते हैं जी। आपने जो सारे प्रावधान है बिल के, उसके बारे में एक शब्द नहीं सुना आपने क्या सुना?
कि वहां पे सुधांशु जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो कंटेंट पे बाद में आऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या थी। आपने बोला, मैं तो जो मेरे को मुझे बोलने दीजिए, मैं कहना चाहता हूं जी, ऑर्डिनेंस के समय सब चुप्पी छाड़ जाती है, किसी को कोई चिंता नहीं है। आज आपको लगता है कि एंटी फार्मर बिल है, तो भैया ऑर्डिनेंस भी तो एंटी फार्मर होगा, तब आवाज निकालते। आज क्या है, देखिए, जो इसका फायदा हुआ उससे राजनीति देख रहे हैं ये लोग कि ये जो ऑर्डिनेंस है, जब ये एक्ट बन जाएगा तो इसका जो फायदा किसान को पहुंचेगा, तो इससे तो राजनीति में बड़ा फायदा हो जाएगा भाजपा को। तो हाय लोग, देखिए पहले क्या कोशिश हुई कि भाई नहीं, इसको जो है सेलेक्ट कमेटी में भेजो, सेलेक्ट कमेटी में, ताकि ये पास ना हो। अभी रुक जाएंगे, नहीं तैयार हुए। क्यों? क्योंकि हम किसान के फायदे के लिए कटिबद्ध हैं। हम किसान के जो दयनीय स्थिति है, उस स्थिति से उसको बचाने के लिए अब कटिबद्ध है। मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। सोमनाथ जी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वकील भी है और वैसे भी। सोमनाथ जी, इस बिल के अंदर, इस जो एक्ट बन गया है, क्या उस किसान को मंडी में बेचने का हक है या नहीं है? जैसे वो पहले मंडी में, तो उसकी पहले तो ये थी कि नहीं भाई आप मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकते, सरकार एमएसपी अलग है, नहीं तो मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकते। आज उसको मंडी में बेचने का हक है या नहीं है? अगर इस बिल के तहत, इस एक्ट के तहत उसको ये हक अभी भी है, तो फिर जो आप कह रहे हैं बात, उसमें दम है क्या? मुझे अगर मंडी में बेचूंगा मैं 5 रुपए, और बाहर कोई मुझे देगा 7 रुपए, तो नहीं, मैं 7 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो मंडी में ही से बेच सकता हूं। ये किसान के साथ जाती है या किसान के साथ फायदा, ये और बता दीजिए। मैंने जो प्रश्न पूछा कि किसके साथ खड़े हैं, ये तो तय कर दीजिए। आप किसान के हित में खड़े हैं या किसान की खिलाफत में खड़े हैं? सुधांशु जी, सोमनाथ जी से सीधे सवाल ले रहे हैं, बताएं सोमनाथ जी। 2 सवाल किए हैं, मैं उसको दोहराऊं या आपने सुन लिया है? चूंकि इन्होंने सवाल बड़ा अच्छा सवाल किया। सुधांशु जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं भाजपा के अंदर। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, जो आपको ब्रीफिंग मिली है वो ठीक नहीं मिली है। पहले भी ऐसा कोई कानून नहीं था देश के अंदर जो कि किसी किसान को बाध्य करे कि आपको मंडी में ही बेचनी है। पहले भी उनके पास चॉइस था, वो चाहते तो बाहर जाके बेच कर सकते। अब सुन लीजिए, आपने बोला, मैं मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी, बड़े विनम्रता से जानना चाहता हूं, एमएसपी मैं दिखाऊंगा। एमएसपी का जो वादा आपकी पार्टी ने किया, जो आपने किया पूरे देश के सामने, आज कहां है वो क्लॉज? क्यों नहीं? आप बगैर किसानों को मजबूत किए, आप चाहते हैं कि वो कंपीट करे मल्टीनेशनल से। मल्टीनेशनल से कंपीट करने के बजाय क्या होगा, आप पूरे देश के किसानों को दास बनाना चाहते हैं। आप यही चाहना चाहते हैं भाई? जो आप कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि एमएसपी के ऊपर जो पूरी बात चल रही है, बगैर देखिए आर्टिकल 14 इसीलिए आया था। देखो, जो कंपटीशन है वो नॉन, आई मीन यू कैन हैव इक्वालिटी में अनइक्वल्स। इक्वालिटी की बात वहीं करें जहां इक्वल्स लोग हों। अरे पहले किसानों को मजबूत तो करो, वो तभी तो कंपटीशन में चढ़ाओगे उनको मल्टीनेशनल के साथ। आज आप मेरे देखिए सुधांशु जी, बहुत सीनियर व्यक्ति है, मैं कहना नहीं चाहता कुछ, लेकिन हम विनम्रता से के साथ कहना चाहता हूं कि भैया किसानों के फेवर में ये बिल नहीं है। तीनों बिलों के कारण किसान सिर्फ और सिर्फ दास बन के रह जाएगा। बहुत देर से जो है किसान शक्ति संघ के नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी और हरीश राय डांडा जी वेट कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। पहले हरीश जी से सवाल ले रहा हूं। हरीश जी, जब एमएसपी की बात हुई तो सरकार ने उस बात को मान लिया। अब बिल चूंकि पहले टाइप हो गया होगा, प्रिंट हो गया होगा, लेकिन सरकार ने उसको अल्टर किया, स्टेटमेंट दिया और 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया, एमएसपी घोषित कर दिया। अब आप लोगों को क्या आपत्ति है? आप लोग तो यही मांग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान आर्थिक संकट में है, ये तय है। किसान कर्जे के नीचे है, ये तय है, ये सब मानते हैं। पंजाब का किसान 3 गुना कर्जा ज्यादा है हिंदुस्तान से कर्जे के लिहाज। 40,000 हमारे बच्चे हर साल बाहर जा रहे हैं। ये हालात से बचने के लिए किसान को लगता है कि ये जो कानून आए हैं, कहीं ना कहीं ये एमएसपी से भागने का तरीका है। शांता कुमार जी की आप रिपोर्ट पढ़िए, जो इसी सरकार ने दी।
वो एफसीआई के रोल को मिनिमाइज करने और अल्टीमेटली प्राइवेटाइज करने के पक्ष में है। किसान को यह भी डर है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी खत्म होगा। अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म करके डायरेक्ट कूपन दिए जाएंगे, फूड कूपन्स, तो सरकार को जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये खदशे हैं किसान को, आप उनके साथ बैठ के उनको तकलीफ समझने में गुरेज क्या है? आप क्यों नहीं स्टेक होल्डर को मिलते? अगर किसान चीख चीख के कहता है ये मेरे हक में नहीं, आप जबरदस्ती उनके हक की बात क्यों मनाना चाहते? ये अभी कहा सुधांशु जी ने, ये बात पहले क्यों नहीं की? 3 महीने से किसान सड़क पे, 3 महीने से ऑपोजिशन पार्टी शोर मचा रही है। हमारी एक मंत्री थी, उन्होंने भी इशू यही रेज किए कि स्टेक होल्डर से बात करिए, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं है। तो आप क्यों नहीं बात करते? उसमें गुरेज क्या है? आप क्यों नहीं क्रॉस द टेबल बैठ के कन्विंस करते? सुधांशु जी, ये करना जरूरी है, ये आपके भी हित में है, किसान के भी हित में है। और मैं एक बात पे एग्री करता हूं, अगर आप इन एक्ट्स में संशोधन कर दें कि जो मिनिमम प्राइस फिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी उससे कम कोई खरीद नहीं पाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं कर पाए उसका भी ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, अभी तो क्या दिक्कत हो जाएगी अमेंडमेंट की, अगली बार पास हो जाएगा। आपने चाहते हैं कि किसान को 5 रुपए जो एएमसी में बिकता है वो 7 बेचे, तो आप लिखने में गुरेज क्या है आपको कि वो 5 से कम नहीं बिक सकेगा? क्या दिक्कत क्या है आपको? किस बात की जिद है? पॉलिटिक्स में जिद नहीं होती, पॉलिटिक्स में सबको साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स करना सीखना चाहिए। जबरदस्ती लोगों को दबा करके अहंकार की सियासत पे नहीं करती, यही हमारा आग्रह है। हरीश जी, बहुत ही सार्थक सवाल आपने उठाया। सीधे चलते हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी के पास। किसानों की जो सबसे मूलभूत समस्या है पुष्पेंद्र जी, आज के डेट में आपको क्या लगता है? वैसे तो किसान कर्जे में है, आत्महत्या कर रहा है, उसके फसलें खराब हो जा रही हैं। अब जैसे बिहार में ही बाढ़ आई, वो जो नेचुरल क्लैमिटी है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, किसानों को सरकार मदद तो देती है लेकिन वो मदद बहुत नाकाफ़ी रहती है। अब चूंकि 3 किसान बिल आए हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि पहला बिल क्या है, दूसरा बिल क्या है और तीसरा बिल क्या है। इन तीनों बिलों में एमएसपी का मुद्दा सबसे ऊपर है और खाद्य सुरक्षा की जो बात की जा रही है, किसानों के शोषण की बात की जा रही है, निजी कंपनियां जो जिस तरीके से हावी हो जाएंगी उसका डर एक तरीके से विपक्ष दिखा रहा है, जमाखोरी होगी, जो बड़े कारोबारी होंगे वो पूरा बाजार कंट्रोल कर लेंगे, एक एसडीएम होगा जो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही किसानों की नहीं सुनता, जब उसको पावर मिल जाएगा तो वो अपने तरीके से गवर्न करेगा। ये तमाम चिंताएं हैं। इसके विपरीत जो है सरकार जो कह रही है कि किसान अपनी मर्जी से सीधे कंपनियों को उपज बेच सकेंगे, फसल के बेहतर दाम मिलेंगे, किसान मंडियों और के बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे, मंडी का कोई टैक्स उन्हें नहीं देना पड़ेगा और जो है उपज खरीदने के बाद 3 दिन के अंदर बाध्य होगा जो खरीदार होगा उसको पेमेंट करने के लिए। एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी, सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन एक्ट में इसका जिक्र नहीं है जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं। और जो है अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तुएं नहीं रहेंगी, इनका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। ये सरकार का तर्क है। अब इस बीच में आप किसान शक्ति संघ के नेता हैं, किसानों की वकालत करते हैं, आपकी क्या चिंताएं हैं इन तीनों बिलों को लेकर के? देखिए, कृषि क्षेत्र में सुधार हो, इसकी मांग किसान नेता, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और जो भी पक्ष और विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस के समय पे हो या अब ये भाजपा ने किया हुआ, रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 3 बिल आए हैं इसमें पहले में तो ये है कि जो पहले बाउंडेशन होती थी एपीएमसी एक्ट के माध्यम से कि एक अधिसूचित मंडी के माध्यम से ही किसान अपना माल बेच सकता है, उपज बेच सकता है, और लाइसेंस्ड जो आड़तिए हैं या वहाँ पर ट्रेडर हैं वही उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसको अल्टरनेट एक मतलब वो व्यवस्था तो वहाँ चल ही रही है, इसके अलावा बाहर भी बिना लाइसेंस के भी कोई भी व्यक्ति खरीद भी सकता है
और किसान अपने खेत से चाहे अपने खलिहान से चाहे कहीं से भी बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। केवल एक परेशानी है जो बार बार यहाँ पर भी कहा गया और हम भी कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई बाहर भी जो खरीदे वो भी एमएसपी, जिसको हम सरकारी रेट कह सकते हैं जी, कि सरकारी रेट किसी 30-23 फसलों का घोषित करते हैं, उससे नीचे ना खरीदे, ऐसी एक लीगल प्रावधान इसमें डालने की आवश्यकता थी। दूसरा जो बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती का है। कोई भी फर्म, कंपनी, व्यापारी आए और ये कहे भाई फला तरह की फसल मुझे उगाने करके आप दे दीजिए, ये रेट है, हम उसके लिए भी तैयार हैं और मैं उसके बाद उसको खरीद लूँगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसमें भी एक जो सरकारी रेट है उससे नीचे ना खरीदे। इसी प्रकार तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जो बात कही गई, भाई हमसे ले जा करके कोई कहीं उसको स्टोर करे, बेचे, लेकिन जब तक वो हमसे सरकारी रेट पे खरीद रहा है या उससे ऊपर खरीद रहा है तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है। तो हमारे लिए तो मार्केट खुला है। लेकिन तीनों ही चीज़ों में जो रोष का कारण और विरोध का कारण बन रहा है वो ये है कि जो एमएसपी रेट है, सरकारी रेट है, जो केवल 23 फसलों पे लागू होता है, वो व्यवस्था जो खरीद की सरकारी चल रही है उसको आपने मजबूत रखना है अपनी जगह। उसके अलावा जो अल्टरनेट व्यवस्था आप बना रहे हैं उसमें भी सरकारी रेट लागू हो, ये लिखित में प्रावधान किया जाना चाहिए था। जब इस प्रश्न को हम कहते हैं तो भाजपा की तरफ से जवाब आता है भाई सरकारी रेट तो चालू है। भाई इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण कर दूं, एक कमरा है जिसमें सरकारी मंडी के हिसाब से लाइट जल रही है, बत्ती जल रही है एमएसपी की, आप कह रहे हैं हमने दूसरा कमरा भी बना दिया है। अरे हम कह रहे हैं उसमें भी एमएसपी की बत्ती जला दीजिए। ये मत कहिए कि भाई एमएसपी की बत्ती नहीं जल रही तो आप कह रहे हैं पहले कमरे में जल रही है, एमएसपी तो खत्म नहीं हुई है। हम मान रहे हैं एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था में एमएसपी खत्म आपने नहीं की है, ये बात बिल्कुल ठीक है और किसान इस बात को समझ रहा है। लेकिन जो मंडी से बाहर खरीद फरोख्त होगी, जो शांता कुमार कमेटी के अनुसार भी 6% किसान ही मंडी के माध्यम से अपना माल बेच पाता है, बाकी 94% जो है 94% तो बाहर ही बेच रहा है। उसके ऊपर यदि आप ये डाल देते तो उसकी सुरक्षा हो जाती। इसके 3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि आदमी कहता है कि ऐसे कैसे कर देगी सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट लाई हुई है जिसमें मिनिमम वेजेस है ताकि मजदूर को कोई एक्सप्लॉइट ना करे। इसी तरह बिजली की कंपनियों के अपने रेट होते हैं, वो घोषित करते हैं, जबकि कंज्यूमर कंज्यूम करता है, बिजली देती है सरकार, फिर भी उसके रेट में घोषित करती है। जमीन के खरीद फरोख्त में सेक्टर रेट सरकार घोषित करती है। नहीं तो कोई भी जाए कहे कि मेरा तो ये 1 करोड़ का फ्लैट नहीं है, 10 लाख का हमने तो लेन देन कर लिया, तो उसमें सरकार कैसे घुस जाती है, नहीं भाई सेक्टर रेट से नीचे नहीं होगा। तो इस तरीके से कई उदाहरण हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो कहते हैं कि भाई ओपन हो सब चीजें, तो उसमें रेगुलेशन भी होता है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से अभी ये सारी बात कर रहे थे। हमारी प्याज बाहर महंगी बिक रही थी, इन्होंने अभी जो है प्रतिबंध लगा दिया एक्सपोर्ट पर। क्यों लगाया भाई? हमारी महंगी बिक रही थी तो अंतर्राष्ट्रीय में बिकती, आप खरीदते 100 रुपए में। तो ये रेस्ट्रिक्टेड मार्केट पहले से चले आ रहे हैं, इनको ओपन करने की आवश्यकता थी, उसमें हम सहमत हैं। लेकिन एक फ्लोर प्राइस एमएसपी या सरकारी रेट जिसको हम कहते हैं वो गारंटी एक दी जाए, लिखित में दी जाए, ये इन्होंने नहीं किया है। और इसको कर देते तो ये जो है वो तो प्राइवेट व्यक्ति ने उसको पे करना है, पेमेंट उसका, इन्होंने तो करना नहीं है। तो ये पेमेंट करने के लिए जो बाध्यता उसके ऊपर है, प्राइवेट के ऊपर है, उससे क्यों बचना चाहते हैं? आपको थोड़ी करनी है, आपने एक लाइन जोड़नी है, उसको जोड़ दें, बात खत्म होगी। नहीं तो ये आंदोलन इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत सही प्रोस्पेक्टिव में बातें रखी। वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का, 1 मिनट से भी कम समय का ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहा जा रहा है कि किसान बिल असल में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देने की साजिश है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। किसान बिल को लेकर विपक्ष और किसानों के मन में कई डर और आशंकाएं हैं। देखते हैं कि आखिर बिल के किन प्राविधानों का विरोध हो रहा है और सरकार इस पर क्या सफाई दे रही है।
ऐसा नहीं है कि किसान बिल पर विपक्ष और किसान संगठनों की आशंकाओं का सरकार जवाब नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सरकारी तंत्र किसान बिल पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश में जुटा है। किसान बिल के जिन प्रावधानों पर सरकार और विपक्ष में टकराव है, उसमें सबसे पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। कहा जा रहा है कि किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देने की साजिश है। इस पर सरकार ने कहा है कि किसान बिल का MSP से कोई लेना देना नहीं है। MSP दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाता रहेगा। दूसरा, इस विधेयक को लेकर ये बताया जा रहा है कि अब मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने इस पर अपना पक्ष साफ करते हुए कहा है कि मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरा, ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है, जिस पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसान बिल से किसानों को ही आजादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल किसी को भी और कहीं भी बेच सकते हैं। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा। बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। चौथा, इस बिल को लेकर आशंका है कि बड़ी कंपनियां शोषण करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का दमन करेंगी। इस पर सरकार ने कहा है कि समझौते से किसानों को पहले से तय दाम मिलेंगे, लेकिन किसान को उसके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता है। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा, इसलिए उससे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। पांचवा, ये कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन छिन जाएगी। किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। इस पर सरकार का कहना है कि बिल में साफ कहा गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। समझौता फसलों का होगा, जमीन का नहीं। किसान बिल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे किसानों को नुकसान होगा और बड़े कॉरपोरेट को फायदा है। लेकिन इस आशंका पर सरकार ने कहा है कि कई राज्यों में किसान बड़े कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर गन्ना, चाय और कॉफी जैसी फसल उगा रहे हैं। अब छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा और उन्हें तकनीक और पक्के मुनाफे का भरोसा मिलेगा। इसके अलावा विपक्ष का ये भी तर्क है कि नए कानून से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। लेकिन इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि दलहन, तिलहन, प्याज और आलू समेत कई कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने और स्टॉक लिमिट खत्म करने से किसानों की आय बढ़ेगी और व्यापारी निडर होकर किसानों की उपज का कारोबार कर सकेंगे। साथ ही इस फैसले से कृषि सेक्टर में प्राइवेट और विदेशी निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। बिल में इन चीजों की कीमतें दोगुनी होने पर स्टॉक लिमिट लागू करने का प्रावधान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो अंतर्विरोध कहाँ है, इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। मेरे सामने एक बहुत छोटा सा डेटा है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उस वक्त गेहूं 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और चना 3100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और सरसों 3050 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 4650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यानी 6 साल में देखा जाए तो MSP के आधार पर इन फसलों की कीमत जो है काफ़ी बढ़ी है, अच्छी खासी बढ़ी है और इसका फ़ायदा किसान को मिल रहा है। अब जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो चिंताएं जताई जा रही हैं, उसको लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता नीरज डांगी जी से मैं सवाल ले रहा हूं। नीरज जी, अब चूंकि इतना हो हल्ला के बाद सरकार ने भी काफ़ी बातों को स्पष्ट कर दिया है और जैसा कि पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि एक कमरे में MSP की बत्ती जल रही है, हमारी मांग है कि दूसरे कमरे में भी MSP की बत्ती जले। अब सरकार ने कहीं ये नहीं कहा है कि किसान जहां भी फसल बेचेगा उसमें एक जगह MSP लागू है, दूसरी जगह नहीं लागू है। सरकार की तरफ से यही बयान आया है कि MSP की जो दरें हैं वो लागू रहेंगी। सरकार की तरफ से कहीं उनको विड्रॉ नहीं किया गया है। ऐसे में अब जो चिंता है कि किसानों का शोषण हो जाएगा, जो खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी, जो पूरा जो निजी कंपनियों का जाल है वो किसानों का शोषण करेंगी, जो एक व्यवस्था की जाएगी कि कोर्ट जाने से पहले किसानों को SDM के यहाँ अपनी अपील फाइल करने पड़ेगी, वहाँ से सुनवाई लेनी पड़ेगी, जो कालाबाजारी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ जाएगी। ये सब जो बातें हैं ये अभी प्रीएम्प्टिव एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा।
लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार ने जब इस बिल को तैयार किया, अध्यादेश जारी किया और अब संसद तक लेके सरकार आई है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने राष्ट्रपति से भी विपक्ष के तौर पर आप लोग लीड कर रहे हैं, अब क्या चिंताएं इस वक्त आप लोगों की बच रही हैं? आशंकाएं तो हैं, लेकिन आप लोग पक्के तौर पर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा? कई बार आशंकाएं और चिंताएं होती हैं, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत निकलता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि जब लिबरलाइजेशन हो रहा था, आप ही लोगों की सरकार थी, तब विपक्ष ने सब चीज़ों को अपने मत्थे उठा लिया था कि बहुत ज़्यादा शोषण होगा, सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी और जो है डंकेल प्रस्ताव आ रहा है जी, लिबरलाइजेशन में जो है देश कंगाल हो जाएगा, सब जो है मल्टीनेशनल कंपनियां कब्जा कर लेंगी। मैं भी उस वक्त थोड़ा बहुत अखबारों में पढ़ता था, हालांकि उस वक्त मैं जूनियर क्लासेज में था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि बात इसके उलट निकले, ये बात सही में किसानों के हक में चली जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है जी, गारंटी सदन के बाहर क्यों दी गई? सदन के बाहर दी गई गारंटी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदन के अंदर अगर ये गारंटी रहती तो ये बिल के माध्यम से ये कानून बनता। आज किसान इसी बात को लेकर के सड़कों पे उतरा हुआ है। अगर ये बिल सही है, सब कुछ सही है, किसान इससे फायदा लेगा, किसान की आने वाले वक्त के अंदर एमएसपी को लेकर के किसी तरह की हत्या नहीं होगी, तो फिर किसान सड़कों पे उतरा ही क्यों है? ये प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, इसमें बहुत सीधी सीधी बात है कि जब बम्पर फसल अगर होगी और बम्पर फसल की स्थिति के अंदर निश्चित रूप से कीमतें बहुत कम आ जाएंगी, तो उस वक्त एक एमएसपी होनी चाहिए ताकि किसान निश्चित रहे कि उसकी मेहनत का, परिश्रम का और लागत का पैसा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो संविदा खेती करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको वो पैसा मिले। इसका हवाला कहीं पर भी नहीं दिया गया है। वही हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ये सदन के अंदर उस एमएसपी को घोषित करते और बिल में ला करके इसको कानून का अमली जामा पहनाते। सुधांशु जी, अब भी एक क्वेश्चन मार्क है कि एमएसपी नहीं मिलेगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो भूमिहीन किसान है, जो छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर खेती करता है, वो भूमिहीन किसान किसी और की भूमि पर जाकर के खेती करता है और उस खेती की उपज को ले जा करके उस भूमि के मालिक से एक तय करता है कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो उसको सेल करेगा। अच्छा नीरज जी, जो बचा 2/3 या 50% हिस्सा जो है वो मंडी में जाकर के या मार्केट में जाके बेचेगा। नीरज जी, मेरा एक सवाल है, सरकार ने जो 2021-22 के लिए एमएसपी के रेट पहले ही जारी कर दिए हैं और जो सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों के जो दाम बढ़ाए हैं और भी फसलों के जो दाम बढ़ाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि 2021-22 तक को लिमिट नहीं किया है सरकार ने? कहीं पे ये नहीं कहा है कि ये 2021-22 के बाद एमएसपी हम विड्रॉ कर लेंगे। तो जो रबी की फसलों के लिए सरकार ने, या जो टोटल 23 फसलें लिस्ट में हैं जिनके लिए सरकार एमएसपी जारी करती है, वो एमएसपी 2021-22 के लिए सरकार ने जारी कर दिया है और कहीं ये नहीं कहा है कि 2021-22 तक ये लिमिटेड है और उसके बाद ये फ्री मार्केट हो जाएगा। सरकार की ओर से एमएसपी का कोई दावा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो कानूनन तो इसको चैलेंज किया ही जा सकता है, रिकॉर्ड पर है, और कहीं सरकार ने अभी तक विड्रॉ करने की बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि एक्ट में आप लोग मांग कर रहे हैं कि इसका लिखित तौर पर आ जाए। कृषि मंत्री ने तो संसद में बयान दिया है और जाहिर सी बात है संसद में कहीं बात को रिकॉर्ड से कोई हटा नहीं सकता। देखिए, यही हमारी मांग है कि सदन के बाहर ये सारी चीजों की खुलासा क्यों कर रहे हैं, चाहे केंद्र हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, वो सदन के बाहर इन बातों को कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सदन के अंदर रख देते, ये बहस 2 दिन और चल जाती। जब कोविड को लेकर के संसद का सत्र चल ही रहा था, ये पहली बार एक नई परिपाटी लागू की गई है कि सदन के अंदर विपक्ष के बिना ही बिल पास हो रहे हैं, विपक्ष के बिना ही सदन चल रहा है, विपक्ष की मांग के बावजूद भी जो है वो इसके ऊपर वोटिंग करने को तैयार नहीं है। तो नीरज जी, मैं सीधे चलता हूं किसान संघ के नेता पुष्पेंद्र सिंह चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी के पास। पुष्पेंद्र जी,
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था चालू रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मंडी में रहेगी। हम कह रहे हैं कि मंडी के बाहर प्राइवेट वाला जो खरीदे वो भी एमएसपी पे आए। ये कंफ्यूजन जो है दूर करना है। इसकी लिखित की चाहिए हमें, दूसरे वाले की। पहले वाले की तो है, पहले वाले में कोई शक नहीं है ज्यादा, लेकिन दूसरे में भी चालू रहे। और जो दूसरी बात आई है कि इन्होंने जो एमएसपी बढ़ाई है, मैक्सिमम 6% बढ़ाई है, और गेहूं जिसको खरीदा जाता है उसका 2.6% बढ़ाई है। इन्फ्लेशन रेट जो है अभी जो चल रहा है, महंगाई दर, वो ही 6% है। तो जब 6% तो आप मिनिमम बढ़ाएंगे पिछले साल के रेट को मेंटेन रखने के लिए, तो वास्तव में तो गेहूं की 3.5% कम हो गई है। ये भी एक तर्क है जिसका जवाब यदि सुधांशु जी देना चाहें तो दे सकते हैं। हाँ, सुधांशु जी बहुत ही वाजिब सवाल उठाया चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने कि जो 6% की तो इन्फ्लेशन है, अगर दाम बढ़ाना ही था तो 6% बढ़ाते। 3% तो माइनस में आ गई प्राइस। अगर किसान को देखा जाए, अगर वो बेच रहा है तो 3% घाटे में बेच रहा है। और दूसरी बात कि अगर जो बाहर ज़्यादा खरीदार हैं, किसान अब फ्री मार्केट के तहत अपनी फसल कहीं भी बेचेगा, तो मंडी के बाहर बेचेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी किसान संघ से जुड़े लोग और जो विपक्ष है वो ये मांग कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सुधांशु जी? पहली बात यह है कि पुष्पेंद्र जी का मैं बड़ा आभारी हूं कि जो बिल के प्रावधान है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट करा। जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही थी कि बिल एंटी फार्मर है और बिल में ये है वो है, वो सारा झूठ का इन्होंने पर्दाफाश करा। इसके लिए मैं बहुत इनका आभारी हूं। जो एमएसपी का विषय है, मैं उस पर भी लेते हैं, चलिए पहले बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आज के दिन एमएसपी किसको कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसपे कि सरकार, एफसीआई या सरकार माल खरीदती है। सरकार एक सीमा में माल खरीदती है, उसके बाद जो है माल जो है किसान डायरेक्टली भी बेचता है। आज इस प्रावधान, कई प्रावधान है क्या कि किसान जो है एमएसपी के नीचे कहीं माल नहीं बेच सकता? ये पहले मुझे बता दीजिए, क्योंकि तब तो होता ना कि देखिए आज के दिन तो एमएसपी है और आपने जो करा उससे एमएसपी से नीचे बेचने का प्रावधान कर दिया। तो सरकार ने क्या कोई ऐसा प्रावधान इन बिल में करा है जिसमें कि जो पहले सुविधा थी वो अब नहीं मिलेगी? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पहले एमएसपी क्या था कि भाई सरकार जो अपनी खरीदारी करती थी उसका एक सपोर्ट प्राइस देती थी, जितना वो खरीद तक ले लेती थी, बाकी जो किसान बेचता था वो बेचता था। वो किस दाम पे बेचता था वो अलग बात है। उसमें कभी एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा कहीं और भी, ये कभी नहीं था। एक्ट में नहीं है, एपीएमसी एक्ट में नहीं है। सुधांशु जी, सोमनाथ जी से सवाल ले रहा हूँ। सोमनाथ जी बहुत एक सवाल उठा रहे थे। सोमनाथ जी, सुधांशु जी ने एक बड़ा मार्के की बात कही है कि आज भी जो सामान बिक रहा है, सोमनाथ जी आपसे सवाल है कि आज भी जो किसान मंडी के बाहर बेच रहा है उसकी आज भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एमएसपी पे बेच रहा है। मंडी में जरूर एमएसपी लागू है, 2 लाख करोड़ रुपए का अनाज जो है एफसीआई खरीदती है, उस पर एमएसपी लागू है। किसी कंटीजेंसी में सरकार एक्स्ट्रा खरीद करती है, उस पर एमएसपी लागू है। लेकिन बाहर की जो खरीद फरोख्त है उस पर एमएसपी आज भी नहीं लागू है। तो क्या जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है अभी भी, ये कैसे सुनिश्चित करे सरकार भी कि आगे से जो भी कुछ बिकेगा किसान के द्वारा वो सब कुछ जो है कवर्ड होगा एमएसपी में? क्योंकि जो रूटीन में चल रहा है वो तो आज एमएसपी में कवर्ड नहीं है। किसान अपनी मर्जी से अगर किसी को बाहर बेचता है तो जाहिर सी बात है 2 लोगों के बीच म्यूचुअली एग्रीड प्राइस है, उस पर खरीद फरोख्त हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? उपेंद्र जी, सबसे पहली बात, चूंकि बार बार ये बात आ रही कि भाई एमएसपी उसमें प्रावधान कहीं ना कहीं है और सरकार वादा कर रही है, और मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतने हड़बड़ी में ऑर्डिनेंस लाया गया तो आज क्या रोक रहा है भाजपा सरकार को ऑर्डिनेंस लाने से? भाई इनकी मेजॉरिटी है, इनके प्रेसिडेंट है, इनकी सब कुछ है। तो जो एमएसपी के ऊपर कन्फ्यूजन है, जो एमएसपी के ऊपर डिबेट चल रहा है, जो मांग चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो 3 प्रावधानों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में किसानों की, तो उस पर ऑर्डिनेंस ले आए। इनके हाथ में ऑर्डिनेंस है, एक रात में ऑर्डिनेंस बन जाएगा इनके हाथ। तो ये इस पर क्यों पीछे हट रहे हैं कि हम अनाउंसमेंट कर देंगे? भाई इन्होंने जो कुछ भी आज तक किया है कि भाई डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो इनका तो साफ साफ ये है कि भाई बड़े बड़े सार्क के आगे किसानों को फेंक रहे हैं, भाई तुम खा लो इनको,
तुम खा लो इनको। बड़ा छोटा सा सवाल हरीश राय डांडा जी से लेंगे, सोमनाथ जी समय का अभाव है। हरीश जी, आप ये बताइए कि जो किसान आज भी म्यूचुअली अग्रीमेंट पर बाहर माल बेचता है उस पर कोई एमएसपी लागू नहीं है, दो लोग अग्रीड होते हैं प्राइस पर और माल भी खरीद फरोख्त हो जाती है। तो अब आपको नहीं लगता कि सरकार से एक एक्स्ट्रा चीज जो मंडी, एफसीआई और सरकार की खरीद के बियॉन्ड है उसको लाने की मांग जो विपक्ष कर रहा है, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग कर रहा है जो आज तक नहीं दी गई है? तो जाहिर सी बात है सरकार भी इसको सोचेगी, देखेगी, हो सकता है उसके बाद लागू करे। ये जायज सी बात है जी। जायज सी बात यह भी है कि हर चीज पे एमएसपी लगती है वो प्रोक्योर नहीं होती। जायज ये भी बात है कि एमएसपी से बहुत कम माल बिकता है, ये भी जायज बात है। जायज बात यह भी है कि किसान के कपड़े भी उतर गए, चर्बी भी चले गई, अब चमड़ी उतरने को है। जायज ये भी है कि आपने डीजल के भाव बढ़ाए, इंटरनेशनल मार्केट कम थी, कभी आपने सोचा कि फार्मर को सब्सिडी दे दे, उसको सस्ता डीजल दे दे? आपने पिछले 10 साल में सब्सिडी खाद पे कम की, खाद बढ़ गई, कभी आपने सोचा कि फार्म सेक्टर क्राइसिस में है, बुरा हाल है फार्मर का? प्रॉब्लम यह है फार्मर को विश्वास नहीं सरकार की जुबान पे, उसको ये भी नहीं लगता कि ये मेरे हक में है भी कि नहीं। ये करने की जरूरत है, किसान बचाने की जरूरत है। की चर्चा करिए ना, वो एक्ट के प्रावधान सुधांशु जी, आज समय का अभाव है, लेकिन हरीश राय डांडा जी के जो विचार हैं वो काफी अपील करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी संबोधन करते हैं वो किसानों को लेकर के अपनी चिंता जाहिर करते हैं। और इस लॉकडाउन में और कोरोना के वक्त भी सबसे पहले अगर राशि दी गई तो किसानों को दी गई, लेकिन ये सारी बातें अभी पर्याप्त नहीं है। मैं हरीश राय डांडा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसानों को और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने हस्तक्षेप में भाग लिया, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया भर की सुर्खियों में हैं। टाइम मैगजीन ने इस साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। इसके अलावा भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और लंदन में रहने वाले डॉक्टर रविंद्र गुप्ता को भी लिस्ट में जगह दी गई है। टाइम मैगजीन की लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान की राष्ट्रपति त्सई इंग-वेन भी शामिल हैं। इनके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को भी जगह मिली है। इस लिस्ट में अमेरिका विशेषज्ञ एंथन फांसी भी हैं, जो कोरोना महामारी के दौर में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी का नाम हर सर्वे में ऊपर रहा है। उनके बिना दुनिया के प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं की सूची की इस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके पीछे ठोस वजह भी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2015 से नवंबर 2019 के बीच 58 देशों की यात्राएं की हैं। ये जानकारी संसद में दी गई है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि प्रधानमंत्री के इन दौरों से वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में अन्य देशों की समझ बढ़ी है और संबंधों में मजबूती भी आई है। प्रधानमंत्री के दौरों से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला है। प्रौद्योगिकी, सामुद्रिक सहयोग, अंतरिक्ष, रक्षा के मामले में सहयोग, साथ ही तमाम क्षेत्रों में और ज़्यादा लाभ मिला है। मोदी मार्च 2015 में पहली विदेश यात्रा के रूप में सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका गए थे। अप्रैल 2015 में पीएम सिंगापुर की यात्रा पर गए और अप्रैल माह में उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की भी यात्रा की। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2019 में ब्राज़ील की यात्रा की, जो अभी तक की आखिरी विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से विदेश यात्राएं नहीं की हैं। तो हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सहारा प्रणाम।